बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 8 दिसंबर है, इतवार का दिन है और आज से 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि उर्दन और मिस्र की जानिब से बशारुल असद को यह मशवरा दिया गया कि वो फिल फॉर मुल्क छोड़कर चला जाए। क्यों? क्योंकि शामी ऑपोजिशन, शामी जंगजू इस वक्त जिस तेजी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हलब को फतह किया, हमा को किया और बहुत जल्द वो दमिश्क तक पहुंच जाएंगे, और अगर वो दमिश्क को फतह कर लेते हैं तो फिर जो बशारुल असद है वो नहीं बच पाएगा, उसकी जान को खतरा है। अभी रात गए जो तुर्क मीडिया है उसकी जानिब से यह खबर ब्रेक की गई और कहा गया कि जो बशारुल असद है वो अपनी फैमिली समेत मुल्क जो है वो छोड़ गया है, मुल्क से फरार हो गया है। और जब यह खबर सामने आई, साथ ही अमेरिकन मीडिया CNN की जानिब से, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से ये खबरें रिपोर्ट करना शुरू की गई कि जो बशारुल असद का जहाज जो है वो बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से उसने उड़ान भरी और फिर तकरीबन कुछ ही किलोमीटर के फासले के ऊपर जाते हुए जो रडार से अचानक गायब हो गया। क्योंकि रडार की जो रेंज थी वो बहुत लंबी थी, वो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो अचानक से गायब हुआ है। और जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या बशारुल असद का जो जहाज है वो तबाह हो गया है, और अगर वो तबाह हुआ है तो क्या जो बशारुल असद है वो जिंदा है या मुर्दा है या फिर लापता हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखनी है। और फिर जो शामी ऑपोजिशन है, जंगजू है, उन्होंने बाकायदा तौर पर शाम को फतह कर लिया है और आखिरी जो मार्का था दमिश्क, वो भी जनाबे वाला अपने नाम कर लिया है। और फिर असद हुकूमत का धड़न तख्ता करते हुए असद हुकूमत को खात्मे का भी ऐलान कर दिया गया है। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना है। लेकिन अभी इन्होंने यहां पर शाम को फतह किया, शाम के जो दमिश्क के ऊपर ऐलानात किए गए, टेलीविजन के ऊपर आकर जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट जो ही होती है, तो साथ दूसरी तरफ इजराइल की जानिब से भी जो शाम के अंदर दाखिले के हवाले से खबरें आ जाती हैं, वो भी इंटरवेन कर जाते हैं और बाकायदा तौर पर जो शामी इलाका है कुनेत्रा, उसके ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया गया है। वहां पर बफर जोन काम करके अपनी फौजें वहां पर उतार दी गई हैं और ये एक नया मार्का यहां पर शुरू हो चुका है। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो बशारुल असद की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बशारुल असद को जो मशवरे दिए जा रहे थे अरब ममालिक की जानिब से, और कहा जा रहा था कि आप ये मुल्क छोड़कर चले जाएं क्योंकि आपकी जान को खतरा है, और यहां पर अगर आप रहते हो और वहां पे आपके वहां पे मौजूद होते हुए दमिश्क तक अगर वो पहुंच जाते हैं और जो शामी जंगजू हैं उन्होंने वहां पर कंट्रोल हासिल कर लिया, वहां पर उन्होंने इंटरवेन कर लिया, तो इसका मतलब ये है वो फतह होने के बाद आपकी जान बख्शी नहीं करेंगे। फिर रात गए जब ये तुर्क मीडिया की जानिब से रिपोर्ट दी गई, तुर्क मीडिया जो है वो जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा था वो किसी से ढका छुपा नहीं और भरपूर तरीके से तुर्क सदर तैयब उर्दवान की जो सपोर्ट है वो भी शामी जंगजुओं को, शामी ऑपोजिशन को रही है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। और अभी जब ये रिपोर्ट सामने आई और कहा गया कि जो शामी फिसाया है, जिसका जो जहाज था उसका नंबर था SYR 9218 सेकेंड 76T, ये जो दमिश्क के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से इसने उड़ान भरी और राम अलांस की बस्ती के इलाके में 3.6 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक, जो 1 किलोमीटर का से लेकर 3.6 किलोमीटर तक के गिरने के बाद थोड़ी देर बाद ही रडार से ये गायब हो गया। और फिर मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि बशारुल असद को ले जाने वाला ये तैयारा है, और अगर ये वहां पर गया और अभी रेंज इतनी लंबी रेंज थी रडार की, तो वो अचानक वहां से गायब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि उसको हिट कर दिया क्या है? क्या उसको मार गिराया गया है? अभी मुकम्मल तौर पर जो इंटरनेशनल मीडिया है वहां पर यह खबर जो है वो एक स्कूत तारी किए हुए है, किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं दी जा रही। हाँ, ये जरूर कहा गया कि वो रडार से गायब हो गया, इतनी खबर आ रही है। लेकिन थोड़ी देर कबल ही दमिश्क से रवाना होने वाला जो एक तैयारा है हॉम्स के ऊपर यू टर्न लेके 100 मीटर की बुलंदी पर उतरा और फिर रडार से अचानक गायब हुआ। इसी दौरान इतलात हैं कि बशारुल असद जो है वो दमिश्क से नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हुए। ये जो कड़ियां मिलाई जा रही हैं और मुकम्मल तौर पर किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहां गया है, किस जगह पर है। उसकी फैमिली के हवाले से कहा जा रहा था कि वो भी उसी जहाज के अंदर थी, और बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या ये जहाज जो है वो तबाह हुआ है, और अगर वो तबाह हुआ है तो वो मलबा कहाँ है, और अगर जो मलबा भी नहीं मिल रहा तो क्या वो जिंदा है या मुर्दा है। ये बहुत से सवालात हैं वो जिसका यूं कह ले कि आने वाले चंद लम्हों के अंदर, चंद घंटों या दिनों के अंदर ये चीजें मुकम्मल तौर पर रिवील होकर सामने आ जाएंगी कि वो कहां पर है। लेकिन अभी इतलात के मुताबिक
जो चीजें सामने आ रही कि शामी जो अपोजिशन है उसने दमिश्क शाम के अंदर रेडियो और टेलीविजन की इमारत के ऊपर कंट्रोल का ऐलान कर दिया। अल जजीरा की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो टीवी के ऊपर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी। और शाम की हुकूमत के खात्मे के ऐलान के चंद लम्हों बाद इसराइल ने भी सरहद के दिफा को मजबूत करने के लिए शाम के जुनूब में कुनेत्रा के ऊपर हमला कर दिया है और टैंक इस वक्त कुनेत्रा के अल हमदिया की तरफ पेशकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर उसने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल किया, लेकिन वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि कैसे ये पूरे का पूरा इन्होंने इलाका अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन जो अभी शामी हुकूमत आई है उसने अपना जो पहला बयान है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो शाम के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल का ऐलान किया और वहां पर कब्जे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि नंबर 1 तो ये कि शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ वो करेंगे। नंबर 2 तमाम शहरियों और उनकी इमलाक की हिफाजत करेंगे, उनकी वाबस्तगी से कता नजर कि वो किस मसलक के साथ वाबस्ता है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ये चीजें जो है वो सामने आ रही। फिर नंबर 3 आज़ादी और इंसाफ की बुनियादों पर रियासत और इसके इदारों की तामीर नौ पर काम करेंगे। नंबर 4 जामी कौमी मफाहमत जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे और पनाह गुज़ीनों और बेघर अफराद की उनके घरों को महफूज और बावकार वापसी को यकीनी बनाएंगे। फिर नंबर 5 लास्ट जो इनका पॉइंट था वो ये था कि कानून और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक शामी अवाम के खिलाफ जुराइम करने वालों का एहतसाब किया जाएगा। ये तो उन्होंने एलामिया जारी कर दिया। अभी यहां पर इन्होंने कंट्रोल हासिल किया, उधर शाम के ऊपर इजराइल की जानिब से एंट्री दे दी गई और वहां पर दाखिला हो गया और वहां यूं कह लें कि जिस तरह से मामलात को बनाया जा रहा है, अभी जब ये वहां पे कब्जा हुआ और ये फतह करने का ऐलान किया गया तो जो शाम के लोग हैं वो बाकायदा तौर पर सड़कों पे हैं। एक तरफ जो है वो जश्न मनाया जा रहा है, कुछ जो वहां की अक्सरियत है, जो लोग हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं शामी अपोजिशन को, वो जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ रैलियां निकल रही हैं इस रिजीम चेंज को लेकर। और वहां पे जो सिचुएशन हो रही है, उन्होंने कहा कि मज़ाहमत को धोखा दिया, क्या गजा से लिबनान शाम तक और महवर खत्म हो सकता है लेकिन मज़ाहमत बाकी रहेगी और इजरायली रियासत जो शाम की असली दुश्मन है और वो हमेशा वजूद के लिए खतरा रहेगी और शाम की रूह की लड़ाई खत्म नहीं हुई और ना ही पूरी दुनिया में ये जो सहूनी रियासत के खिलाफ लड़ाई खत्म हुई है। हमारे साथ खड़े होने वालों को शुक्रिया, हम आपकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। और फिर जो अवाम है वो कह रही है कि हमें उम्मीद है कि जद्दोजहद अपने अगले मरहले में दाखिल होने पर जो आप हमें नहीं भूलेंगे, हमारे साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इजरायली फौज है, अभी ये तो चले वहां पे अवाम जो है वो उनका राइट है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई दूसरे को सपोर्ट करता है। एक जो है वो अगर कोई बशारुल असद को कर रहा था तो दूसरे जो है वो शामी अपोजिशन को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इजरायली फौज है उन्होंने जनूबी शाम के इलाके कनीतरा के अंदर जो जमीनी ऑपरेशन किया और वहां पर हमले का ऐलान कर दिया और शाम की सरहद से मुत्तसिल तमाम तर जो ज़राई अराजी है, ज़राई इलाकों को बंद फौजी जोन करार दे दिया गया है और ये इजरायली आर्मी रेडियो की जानिब से खबर दी गई। फिर बताया गया कि गोलान की पहाड़ियों के इलाके के अंदर जो फौजी तैनाती में इजाफा किया गया है और असद हुकूमत के खात्मे के बाद जो IDF है और शुमाली कमान ने सरहद के दिफा को मजबूत बनाने के लिए कनित्रा के इलाकों में बफर जोन के अंदर हमला किया और बफर जोन बना दिया गया और नॉर्दर्न कमांड और होम फ्रंट कमांड की सूरत हाल के जायजे के मुताबिक ये फैसला किया गया कि गोलान की पहाड़ियों में वाकई जो 4 ध्रुज बस्तियां हैं उनमें आज स्कूल की क्लासेस नहीं होगी और किंडरगार्टन में जो सीखना वहां पर मुमकिन होगा और गोलान की पहाड़ियों के बाकी हिस्सों में मामूल के मुताबिक मुताला जो है वो हो रहा है और IDF गोलान की पहाड़ियों के साथ रास्ते में रुकावटें लगाता है, जबकि जरूरत के मुताबिक इलाके में ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी होगी और शाम की सरहद से मुत्तसिल तमाम ज़राई इलाकों को बंद फौजी इलाका जो है वो करार दिया गया है और वहां किसानों के दाखिले के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तो अभी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूं, मैं इस बात से कता नजर किसी भी मकतबा फिक्र की कि कौन सी हुकूमत किसकी है और जो एक लोगों की अप्रोच बनी हुई है कि ये जो बशारुल असद है ये कोई किसी शिया है या सुन्नी है, ये बहुत से सवालात उठाए जाते हैं क्योंकि बशारुल असद का जो वालिद था हाफिज असद, ये ना तो ये सुन्नी है ना ये शिया है, ये एक अलवी फिरका है जो कि क्लोज टू शिया है, लेकिन शिया वो कम्युनिटी से इसका ताल्लुक नहीं है। अब जब जिस तरह से इन्होंने पूरे के पूरे 1970 से लेकर हाफिज असद ने कंट्रोल संभाला और वहां पर एक अपना तसल्लुत कायम किया और फिर उसके बाद एक लंबे अरसे तक ये बेटा इसका बशारुल असद जवान हुआ
वो उसने जबरदस्ती और मुकम्मल तौर पर जो एक कंट्रोल जो है वो बसौर ताकत उसने वहां पर हासिल किया। बड़ी तादाद में जो लोगों को वहां पर जो है वो मारा भी गया, जो भी डिक्टेटरशिप की तरह से मुकम्मल तौर पर कंट्रोल था। लेकिन ये है कि अभी जो सिचुएशन थी इस टाइम पर फलस्तीन को जरूरत थी मुकम्मल तौर पर तमाम तर मज़ाहमती महवर को लेकर कि वो वहां पे उनकी आजादी के लिए अपना किरदार अदा करते। लेकिन यहां पर जो तारीख रकम हुई है, तारीख में धोखा काउंट होगा कि किस तरीके से मुसलमानों ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा। और वो जो मुसलमान जो फलस्तीन के अंदर है, अगर आप मकबा फिक्र के ऊपर जाते हैं, वो तो सुन्नी है या फिर जो है वो अहले हदीस हैं, जिस तरह से भी करके वो एक बड़ी तादाद जो है वो वहां पे उनकी है। जिनको सपोर्ट कौन कर रहा था, ये शाम से जा रही थी, उनको सप्लाई चेन जो है वो वहां से थी, वो अब रास्ता मुनक़ता हो गया है। फिर लिबनान जहां पे जो है वो एक शिया कम्युनिटी है, वो उनके लिए लड़ रहे थे। तो यहां से अगर ये मुकम्मल तौर पर मिलके एक प्लानिंग के साथ उनको सपोर्ट मुहैया होती तो यकीनी तौर पर वो भी आजाद होते। लेकिन यहां पर उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। लेकिन अभी जो फॉल ऑफ असद के बाद अब इजरायली फौज ने सरहद के दिफा को मजबूत करने के लिए कनेत्रा के इलाके में बफर जोन जो है वहां पर कंट्रोल हासिल कर लिया, बना लिया। और शाम के जुनूब में कनेत्रा के बफर जोन में टैंकों और फौजियों की पेशकदमी की इतलात हैं। और इसराइल जो है वो अब एक्सपैंड होगा, वो पहला स्टेप उनकी जानिब से ले लिया गया है। लेकिन यहां पर जो मैं आपको एक बड़ी अहम तरीन खबर जो है वो देना चाहता हूं अभी, क्योंकि आखिरी जो पॉइंट था दमिश्क का, दमिश्क में जो सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के मसार का इलाका जो है वो अब तकरीबन 40 से 50 ईरानियों और दीगर जो ईरानी हिमायत याफ्ता शिया जंगजू हैं उनके खिलाफ 300 से ज्यादा जो तहरीरुल शाम के जो जंगजू हैं उन्होंने घेरा हुआ है। जो हथियार डालने से वहां पर जो आगे शिया जंगजू वो इनकारी थे। और शिया जंगजुओं के हाथों सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के मसार में आखिरी मार्का जो है वहां में कम से कम 6 जो तहरीरुल शाम के जो जंगजू हैं उनकी हलाकत की हवाले से गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं। और दमिश्क में सैयदा ज़ैनब का मज़ार 2 घंटे से ज़ायद अरसे से मैसूर होने के बावजूद बागियों के कंट्रोल में नहीं है। और फिर शिया जंगजुओं ने वहां पर जो शामी अपोजिशन है, शामी जंगजू हैं, उन पर मशीन गनों और दस्ती बमों से फायरिंग की है। और सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद दमिश्क के वाहिद इलाकों में से एक जो अभी तक बागियों के कंट्रोल में नहीं है वो सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार है, जिसका दिफा चंद दर्जन जो शिया जंगजू हैं वो कर रहे हैं, जिनमें ईरानी भी शामिल है और जो हथियार डालने से इनकारी है। जबकि शामी जंगजुओं को मुत्तला किया गया कि जो भी शामी जंगजुओं ने बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया और मुत्तला किया कि जो भी अपना हथियार डालेगा वो जिंदा रहेगा और उससे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो शिया जंगजू हैं उनके पास गोला बारूद तकरीबन खत्म हो चुका है। और मुबैना तौर पर जो 9 अस्करियत पसंदों को हलाक और 27 को जख्मी करने के बाद जो सैयदा ज़ैनब आलिया के मज़ार का दिफा करते हुए फातमियों का कम से कम एक जंगजू जो है वो अभी तक जो है वो मारा गया। और इतलात के मुताबिक दमिश्क में 20 के करीब जो शिया जंगजू हैं वो सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के हरम का दिफा जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त का वहां पे माहौल है। ये तमाम तो डिटेल्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।